हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 मार्च 2022 और स्वागत है आपका संडे साइंस एडिशन में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि प्रीलिम्स हमारा बहुत पास है, और अगर आप इस चीज़ में थोड़ा भी घबराहट आपके मन में आ रहा है इस चीज़ को लेके, या फिर आपको थोड़ा भी डर है कि शायद चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं या कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उन सभी सिचुएशन में आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड यहाँ के यूट्यूब चैनल्स के थ्रू तो मिल ही रहा है, बट अल्टीमेटली अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा तेजस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में तुरंत इसका एक थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ऑल ऑफ ए सडन आपको सारे लेक्चर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन से पोर्शन को पहले कवर करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो। स्टिल इफ़ यू आर बिहाइंड इन प्रैक्टिसिंग फ्री ऑफ द मॉक टेस्ट, आपको लगता है कि भाई अपनी प्रैक्टिस थोड़ी कमज़ोर है, अभी और करनी है, उन सभी सिचुएशंस में आप हमारे लास्ट माइल लीव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू फील लाइक आप सी सैट में थोड़े से पीछे हैं और आपको चाहिए कि सी सैट कम से कम इस बार आपके सिलेक्शन के लिए कोई बाधा ना बनाए, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो और सी सैट पे एक फुल सपोर्ट चाहिए आपको, तो इसके लिए आप हमारा बैच UCEP UPSC सी सैट एक्सपर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंदर में हमने ब्रीफली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था बिल्कुल शुरुआत में। एक तो कुछ सैटेलाइट्स के मिशंस थे, जैसे कि उनके पर्पस के, उनके यूजेस के ऊपर बेस्ड, लाइक कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हुआ करते थे, कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हुआ करते थे, कुछ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हुआ करते थे। और इनका जो एक दूसरा पार्ट है कि स्पेस में आखिरकार ऐसे कौन कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, मतलब स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात। अब इस स्पेस में बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजे गए। मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया, सन के सरफेस को पढ़ने के लिए कुछ स्टडीज कंडक्ट किए गए और वहां पर कुछ सैटेलाइट्स उनके आसपास में भेजे गए, क्योंकि सन पर तो हम नहीं लैंड कर सकते। मून पर भेजे गए। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मिशंस भेजे गए। लेकिन ऐसे ना बहुत सारे दूसरे मिशंस भी हैं जो कि बिल्कुल अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स पर सेंड किए गए, जैसे कि किसी दूसरे प्लैनेट के मून पर भेजा गया या फिर किसी एस्ट्रॉइड पर भेजा गया। एस्ट्रॉइड जरूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल शेप में हो या फिर उसके इर्द गिर्द भी घूमे स्फेरिकल शेप के। तो ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में घूम रही हैं, टहल रही हैं। उनके बारे में एक बार नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन जितने भी मिशंस हैं, इनको पढ़ने से पहले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इस यूनिवर्स में, उनके बारे में कुछ हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं। एक बार ये बेसिक्स हम मोटा मोटा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड मिशंस पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होगा इन सभी टॉपिक्स को समझ पाना। इसीलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स में इन द सेंस कि प्लैनेट, मून, सोलर सिस्टम में बेल्ट्स, जैसे कि एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, एक्सो प्लैनेट क्या होता है, यहीं पर एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है तो वो क्या है, ब्लैक होल क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, और सोलर सिस्टम में दूसरी बॉडीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में एक बार जरा हम फटाफट से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लैनेट और मून की बात करें। प्लैनेट और मून, सबसे पहले प्लैनेट्स, जैसे कि यहां पर देखो आप मरकरी के पास कोई भी अपना मून नहीं है, और इनफैक्ट वीनस के पास भी नहीं है। मरकरी अपने पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सबसे सन से सबसे नियरेस्ट है। इसका जो एक रिवोल्यूशन पीरियड होता है, ये केवल और केवल 88 डेज में खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ 365 डेज लग जाते हैं, वही चीज इसको 88 डेज लगते हैं। वीनस जो है, वीनस को ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ट्विन मतलब क्या होते हैं, जुड़वा, और अर्थ जैसा दिखने वाला एक प्लैनेट वीनस, अर्थ के जस्ट पहले। इसके पास भी कोई मून नहीं है। वीनस कैसा दिखता है, इसके लिए देखो आप लोग क्या कर सकते हो, नासा की ये एक साइट है solar-system.nasa.gov के नाम से, आप इस पे विजिट कर सकते हो। आप जब भी जाओगे तो एग्जैक्ट पोजीशन अभी क्या है किस प्लैनेट का, वो सब यहाँ पर दिखते रहता है। तो सच आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, बल्कि मैं आपके ऐसे ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इसको जूम इन जूम आउट ऐसे करके देख सकते हो,
सारे प्लैनेट्स के पोजीशंस को देख सकते हो, कौन कहाँ कैसे अभी चल रहा है, मतलब करंट बिल्कुल अभी के टाइम पीरियड पे ये पूरा चीज डिस्कस करते हुए बताता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे वीनस की, तो वीनस दिख गया हमें। सोचो वीनस यहाँ है, अर्थ यहाँ है, मरकरी, सन देख रहे हो सब कैसे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ऑर्बिट जो है वो काफी डिफरेंट है, मतलब उनका जो, जैसे कि ये इरोस है, इरोस एस्ट्रॉइड टाइप का कुछ होगा। वीनस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वीनस के पास हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और नियरली हम एक व्यू देख सकते हैं कि वीनस एक्चुअल में क्या है कैसे है। कुछ इस प्रकार का दिखने वाला ये वीनस, थोड़ा टाइम लग रहा है शायद इसमें, और प्लस यहाँ पर हम इसको पूरा क्लियरली इसको रोटेट करके, और जैसा भी हम इसको देख सकते हैं, इसको हम घुमा फिरा के पूरे तरीके से अच्छे तरीके से ऐसे देख सकते हैं। अब ये देखो जो वीनस है इसके पास ना एटमॉस्फेयर का बहुत ही मोटा लेयर है, अपने वाले एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा, लेकिन वहां पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लाइफ जो यहाँ पर लाइफ बनाता है वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वीनस पर कुछ ऐसी खतरनाक मीथेन टाइप की गैसेस है जो कि लाइफ को पॉसिबल तो नहीं बना सकती। लेकिन होता यूं है कि चूंकि मीथेन का इतना थिक लेयर है तो ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करने से वीनस हमारे प्लैनेट सिस्टम का या फिर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बनता है। ये गलत हो सकता है, मतलब कि ये आपके थॉट में अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मरकरी सन से सबसे पास में है तो इसको सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे यहाँ का? जुपिटर। जुपिटर अभी तक इस बारे में जाना जाता था कि भाई जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है, और इवन आपने शायद इसको याद भी किया होगा, लेकिन अभी बहुत ही रिसेंट की स्टडी है जहां पर यह समझ में आता है कि सैटर्न के पास और भी मून्स हैं। इसके पहले 62 मून्स हमने काउंट किए थे, 20 नए मून्स मिल गए। अब एक्चुअल में ये मून रहते कहाँ हैं जो कि हमको इतने दिन बाद मिलते हैं? देखो क्या है कि कोई भी अगर एक प्लैनेट है तो ये प्लैनेट जरूरी नहीं है कि इसके सारे मून एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हुए दिखें। हो सकता है कि एक एलिप्टिकल पाथ में दिखे, एक सर्कुलर पाथ में, किसी और ऑर्बिट में दिखे। तो इस तरीके से क्या होता था कि हमने एक ही बेल्ट को पकड़ के 62 मून्स काउंट कर लिए थे। बाद में हमने ये रियलाइज किया कि इसके और भी ऑर्बिट्स में दूसरे मून भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर कुछ और मून्स काउंट किए गए, पता चला कि भाई 20 मून और हैं, तो अब टोटल ओवरऑल सैटर्न के 82 मून्स हो गए। ठीक है, याद होगा आपको कि सैटर्न जो है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में हमेशा रहता है। इन सबकी इमेज मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता होता है ये सारी चीजें। फिर यूरेनस की बात करो, यूरेनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपने सोलर सिस्टम में। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अर्थ जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। मतलब कि ये यू से उल्टा याद कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि यूरेनस जो है वो उल्टा घूमता है। 5 मून इसके मेजर जो कि हम पढ़ सकते हैं वो है मिरांडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल और एम्ब्रियल। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी मून के नाम याद करने की जरूरत नहीं। बहुत फेमस कोई मून है तो आप उस पर अगर हम कुछ मिशन पढ़ेंगे तो उस मिशन के नाम पर हम भले कुछ मून्स के नाम याद कर लेंगे, जैसे कि टाइटन, या फिर कोई और मून की अगर हमें बात करनी होगी तो हम उसकी बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक हम किसी भी मून का नाम याद नहीं करेंगे। नेपच्यून, नेपच्यून जो है वो 14 मून्स है उसके पास, कोल्डर है। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है कि जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं इनको आप लोग बोलते हो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का क्या मतलब है कि आप इन पे जमीन की सतह को देख सकते हो। अब अगर आप इनके ऊपर खड़े रहोगे तो आप आराम से मतलब इसके सरफेस को, हार्ड सरफेस को देख सकते हो। लेकिन इसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं या फिर गैसियस टाइप ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे कि जुपिटर है। जुपिटर एक समझ लो कि गैसियस प्लैनेट है, मतलब कि पूरा अगर उसके ऊपर कोई भी सैटेलाइट को हम लैंड नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ उसका सरफेस ही नहीं है, मतलब आप एक सिरे से घुसोगे तो दूसरे सिरे से बाहर निकल जाओगे।
लेकिन क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसके भी सेंटर पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग ये समझते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, ये सब गैसियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और चीजें, जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, ये सब भी हैं तो गैसियस प्लैनेट्स ही, लेकिन चूंकि सन से इतना दूर हैं कि ये फ्रीज हो चुके हैं। इनके जो गैसेस हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। हो सकता है कि इन पे वाटर मॉलिक्यूल्स हो, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब की सब बस फ्रीज हो गई हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और ऊपर के 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये कुछ मोटा मोटा बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हम सबको पता होना चाहिए था। सोलर सिस्टम यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप क्या ये आपको तो सब रट गया होगा। बहुत बार कंफ्यूजन होती है इनके सीक्वेंस में, तो आप ये याद करना कि शुरुआत में भी हमेशा ये जो सन है ये सन होता है, और लास्ट में भी हमेशा सन ही होता है, SUN, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। बाकी तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि याद ही होता है, और इनफैक्ट आपको पूरा भी याद हो सकता है। प्लूटो जो है वो प्लैनेट है कि नहीं है, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होती है, उसकी कहानी का चलो अभी मैं बताता हूँ। पहले ये एक बेल्ट के बारे में बात करते हैं। प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट, पूरा सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उनके बीच में ना कुछ बेल्ट्स दिखते हैं हमको। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो ऐसे राउंड स्फेरिकल शेप ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत सारी दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम्स में घूमते टहलते दिख जाते हैं। ऐसा ही घूमते टहलते पूरा एक बॉडी, मतलब कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक पूरा बेल्ट है। उस बेल्ट को हम लोग सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड बेल्ट और कूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब ये कहां पर स्थित है? देखो, जो एक एस्टेरॉयड बेल्ट है वो तो मार्स और जुपिटर के बीच में है, और नेपच्यून प्लैनेट, सबसे आखिरी प्लैनेट के बियॉन्ड अगर हम जाके देखेंगे तो एक कूपर बेल्ट आता है। यहां पर देखते हैं, देखो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, वो टोरस शेप्ड होता है। टोरस शेप्ड का क्या मतलब है? आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो आप आपके पास क्या, कार, बाइक, जो भी होगा, उसका एक टायर का ट्यूब निकाल लो आप, और ट्यूब में, टायर नहीं, ट्यूबलेस टायर भी अब आने लगे, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पुराने जमाने में ट्यूब मिलती थी ना, जिसको बहुत बार हम लोग उसमें हवा भर के पहुंच जाते थे नदियों में नहाने के लिए, डूबने से बचने के लिए, तो वो वाले ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसा कोई ट्यूब अगर दिखे तो उसमें जितना हवा भर सकते हो हवा भरो, तो वो एक डोनट शेप का हो जाएगा ना। डोनट जो हम लोग खाने खाने के लिए लेते हैं ना, डोनट शेप। तो समझ लो ये जो टोरस शेप्ड है ना, वैसा ही है। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट, यहाँ पर जो व्हाइट पैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में टोरस शेप्ड है। ये टोरस शेप्ड टायर जैसा शेप का है ये। ठीक। ये कहां मिलता है हम लोग को? मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में मिलता है। व्हाइट कलर का बहुत सारा ऐसा छोटा 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 पार्टिकल्स है। आप खुद ही देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहां पर अमाउंट देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखोगे कि इररेगुलर शेप होते हैं इनके, बहुत सारे छोटे बड़े आकार में मिलते हैं। इसीलिए इनको हम लोग एस्टेरॉइड्स या फिर माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। माइनर प्लैनेट्स, ये प्लैनेट नहीं है, माइनर प्लैनेट है। तो यहां वाला जो बेल्ट है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर मेन बेल्ट बोलते हैं। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर मेन बेल्ट, ये सबसे प्रोमिनेंट एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि हमें यहां पर दिखता है अपने सोलर सिस्टम के ही इन प्लैनेट्स के बीच में। दूसरा एस्टेरॉयड का पॉपुलेशन होता है, जैसे कि यहां पर देखो, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये भी एक प्रकार के एस्टेरॉयड के ही सीक्वेंस में आप देख सकते हो। यहां पर आप एक देख सकते हो। तो ये सब क्या है? ये भी एस्टेरॉयड ही है। इन एस्टेरॉइड्स को हम लोग नाम देते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड। ट्रोजन एस्टेरॉयड क्या होते हैं ना, कि मान लो कि ये उस ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं जिस ऑर्बिट में ऑलरेडी एक कोई प्लैनेट ट्रेवल कर रहा होता है। इनकी रिवोल्यूशन स्पीड और प्लैनेट की रिवोल्यूशन स्पीड लगभग एक ही होती है। इसीलिए ये जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे आपको कुछ एस्टेरॉयड के बेल्ट्स दिखेंगे जो कि इसके साथ साथ इसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं या फिर इसके आसपास वाले ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। ये कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, लेकिन ये जो ऑर्बिट है इनका वो सेम हो जाता है। तो इनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। जो बिल्कुल अलग से ये मेन बेल्ट दिख रहा है, ये मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स है। एक और एस्टेरॉइड हमें देखने को मिलता है जो कि है कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट, जब हम नेपच्यून के बाहर जाएंगे तो हमें एक और बड़ा ऐसा
हमें एस्ट्रॉइड का बेल्ट दिखता है, कूपर बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। कूपर बेल्ट जो है ना, इसके शेप की बात करें तो ये सर्कमस्टेलर डिस्क टाइप का है। मतलब कि टायर में अभी हवा नहीं भरना है, टायर को पिचका के रख देना है। तो वो भी आप देखोगे कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। टायर को अगर हम काट के देखेंगे, लेकिन बाकी के टायर ये तो पूरा सिंबल होगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शन की। तो समझ लो ऐसा टायर में हवा ना भर के उसको पिचका दो तो फिर जो शेप रहेगा वो कूपर बेल्ट के शेप का है। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी सोलर सिस्टम के बाहर जब हम जाते हैं तो लगभग लगभग नेपच्यून के और आगे 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पास। अब आपको ये बताना है मुझे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है, कितना रिलेशन होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। और जिस तरीके से हम लोग मेन एस्टेरॉइड बेल्ट को पढ़ रहे थे वैसे ही समझ लो कूपर बेल्ट भी होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, बस उसका प्लेस अलग है। प्लूटो जो है ना, पहले जिसको हम लोग प्लैनेट कंसीडर करते थे, अब हम समझते हैं कि यार ये कूपर बेल्ट में ही ना घूमने वाला कोई एक ऐसे ही इसका एक एस्ट्रॉइड हो सकता है, ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है। अब ये सब एस्ट्रॉइड, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब क्या है, इनके बारे में जरा अब हम पढ़ेंगे। देखो, दो बेल्ट्स की मैं जो बात कर रहा था उसमें से एक है अपना एस्ट्रॉइड बेल्ट। याद रखना कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसमें जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड हमें देखने को मिलता है उसका नाम है सिरस, ठीक, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। इसके बाद फिर कूपर बेल्ट मिलता है। कूपर बेल्ट में भी इस तरीके से एरिस, वो भी एक काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। प्लूटो जो है नेपच्यून और एरिस के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं कि ये कूपर बेल्ट का एक एक्सटेंडेड पोर्शन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मेक मेक नाम से एक है, उसको भी आप ध्यान देना कि मेक मेक, एरिस, ये सब कूपर बेल्ट में आते हैं, सिरस ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में, और ये कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं। एक डिस्कशन स्टार्ट होता है प्लैनेट वर्सेस ड्वार्फ प्लैनेट का। क्यों? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU जो है ना, उसने मतलब वहां के जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके बीच में एक डिस्कशन स्टार्ट होता है। डिस्कशन कुछ इस हिसाब से स्टार्ट होता है कि देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हम लोग को बाद में मिलते रहे। जैसे कि मान लो सिरस, सिरस की हमने बात की, कहां पर है ये सिरस रहा, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में। अब इसका साइज देखा जाए तो मोर और लेस प्लूटो जितना ही है, या प्लूटो से थोड़ा ही छोटा है। तो जब सिरस मिलता है, ये सिरस कब मिला पता है? ये मिला 1830 में। जो 1830 में जब सिरस मिलता है तो लोगों ने समझा कि ओ चलो एक नया प्लैनेट मिल गया हमें। फिर उसके बाद 1801 में मिलता है, 1801 में ये सिरस मिलता है। फिर 1930 में हमको प्लूटो दिख जाता है, क्योंकि प्लूटो बहुत दूर था, उसको देखने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो इतने साल लग गए। तो 1930 मुझे पता चला कि भाई सिरस से भी बड़ा यहां पर एक और प्लैनेट है। ओके, तो अब हम इसको 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे और भी इसी शेप और साइज के प्लैनेट्स वाले ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगे। फिर क्या हुआ, 2005 में जब हम लोग को और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखे, तब फिर लोगों ने समझा कि नहीं भाई, अब तो ऐसा काम नहीं चल सकता। इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि चलो अब हम डिफाइन ही कर देते हैं कि एक्चुअल में प्लैनेट क्या होता है, हम किसको प्लैनेट बोल सकते हैं। तो इन्होंने 3 मेजर कंडीशंस निकाले। एक निकाला कि देखो भाई, वो किसी एक बड़े स्टार को ऑर्बिट करना चाहिए, जैसे कि हमारे केस में सन को ऑर्बिट करता है। इट मस्ट बी बिग इनफ, इतना बड़ा हो कि वो अपने अंदर इतनी ग्रेविटी और फोर्स लेके आ जाए कि वो स्फेरिकल शेप का हो जाए। स्फेरिकल शेप के लगभग होना चाहिए। आड़ा तिरछा कोई ऐसे प्लैनेट होगा या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग प्लैनेट नहीं बुलाएंगे। इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल करते होंगे उनको खींच के एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस पर टकरवा दे, अपने सरफेस पर खींच के लेते आए, उनसे टक्कर मार ले वो, और फिर वो ओवरऑल अपने आसपास के इर्द गिर्द में और कोई फिर उसको छोटे छोटे ऐसे डिब्रीज वाले ना, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीजें दिखे ना उसके आसपास, मतलब उसने अपना आसपास वाला जो इलाका है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया हो। तो इसीलिए देखो, अब जो चीजें नहीं कर पा रही से सिरस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों प्लैनेट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट का एक हिस्सा है। उसके आसपास ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, उनमें से वो भी एक है। तो इस तरीके से मतलब कि वो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है
जिससे कि वो अपने आसपास के इर्द गिर्द के जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको खींच के अपने अंदर ले ले, मतलब कि खींच के अपने सरफेस पर टक्कर मरवा दे, जिसके बेसिस पर वो सिंगल एक प्लैनेट जैसा बन के, बड़ा सा प्लैनेट बन के आ जाए। तो ये सब हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए प्लैनेट का अब देखो, लेकिन जो ये डिफिनीशन है ना प्लैनेट की, इसका डिबेट खत्म नहीं हुआ। होता यूं है कि और भी आगे चलते हैं हम, तो बहुत सारे नए ऐसी चीजें देखने को मिलती रही। फिर हमें समझ में आया कि भाई देखो क्या है कि कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनको कौन कौन सी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब कौन कौन से हमारी यूनिवर्स में ऐसी कोई बॉडी है जिसको हम लोग प्लैनेट बुला सकते हैं, उसके लिए हम फिर से एक बार डिफिनीशन रीडिफाइन करेंगे। और अभी का जो न्यू डिफिनीशन है प्लैनेट का, उसमें लिखा गया है कि सबसे पहले तो सन के अराउंड हो, दूसरी बात कि इतना सफिशिएंट मास हो कि वो रिजिड बॉडी फोर्स को ओवरकम करते हुए अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एज्यूम कर ले। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, आप इतना डिटेल में मत घुसो, आपको केवल इतना समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वो हमेशा स्फेरिकल शेप का होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का होगा, जैसे कि अर्थ भी जियोइड शेप का है। इस तरीके से स्फेरिकल शेप का राउंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि उसने अपना नेबरहुड अपने ही ऑर्बिट के अराउंड में क्लियर कर लिया हो, मतलब अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स को ये खा गया हो, ठीक है। तो ये कुछ नई डिफिनीशन थी, यहां पर कुछ टर्म्स को नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ इन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट को भी डिफाइन कर दिया कि देखो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। ड्वार्फ प्लैनेट भी एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी ही है। अपर दो कंडीशन सेम है कि ये भाई सन के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब उसके एक ऑर्बिट में घूमेगा, इतना मास होगा इसके ग्रेविटी के पास कि ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में राउंड शेप का हो जाए। और राउंड शेप इन द सेंस कि देखो जैसे अब ये वाला ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये भी एग्जैक्टली तो आड़ा तिरछा नहीं है ना, ओवल शेप का है या फिर अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप का है, तो ये भी अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसी चीजों को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट बुलाएंगे। अब लेकिन टेंशन कहां पर आती है, नेबरहुड को क्लियर ना किया हो और वो किसी बड़े प्लैनेट का सैटेलाइट ना हो। अब ऐसे तो आप बोल सकते थे ना कि भाई मून भी एक प्लैनेट है ना, क्योंकि वो किसी एक बड़े, वैसे मून को तो आप प्लैनेट नहीं बना सकते क्योंकि वो किसी बड़े स्टार के अराउंड में नहीं घूमता है। तो कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, नेचुरल मैनमेड कुछ भी हो, वो सैटेलाइट ना हो तो वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने के लायक हो जाएगा। इतनी सारे कंडीशंस हैं ड्वार्फ प्लैनेट के लिए। फिर इनके अलावा जो बॉडी बचती है उनका क्या करेंगे, उनको हम लोग नाम देंगे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तो देखो ये सारी चीजें ना बिल्कुल न्यू है, आप इनको अपने अपने हिसाब से, अगर आपने पुराना कुछ और भी पढ़ा होगा तो आप वहां से इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट से कुछ हमें अपडेट रखना ही चाहिए। फिर देखो यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सो प्लैनेट का। एक्सो प्लैनेट क्या है, आप इसका ये वाला नाम पढ़ो, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, इससे समझ में आएगा। अब देखो होता यूं है कि मान लो कि एक सन है, हमारा वाला सन है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये तो जो भी प्लैनेट्स हैं ये तो समझो हमारे सोलर सिस्टम में है ना। तो क्या ऐसा एक ही सन है कि ऐसे बहुत सारे सन है? भाई सन क्या है, सन तो एक स्टार ही तो है। और अगर हम अपने ही गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, तो यहां पर लगभग ऐसे 200 बिलियन स्टार्स हैं अपने सन जैसे, और इवन इनफैक्ट इससे भी बड़े। तो 200 बिलियन स्टार्स की हम बात कर रहे हैं। इनमें से अगर हम लोग ऐसे 5 स्टार पकड़ेंगे तो हर 5 स्टार में से ऐसा एक स्टार डेफिनेटली होगा ही होगा जिसके अंदर, जिसके इर्द गिर्द अर्थ जैसे प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। अब देखो जैसे सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रहा है 3rd नंबर पर, तो 3rd नंबर पर क्या है ना कि ये हैबिटेबल जोन है। हैबिटेबल जोन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन मतलब क्या, ऐसा हैबिटेबल जोन जो कि ना ही बहुत गर्म हो जैसे कि मरकरी और वीनस, और ना ही बहुत ठंडा हो जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, ये सारी चीजें एक हैबिटेबल रेंज में हो। ये सारी चीजें हैबिटेबल रेंज में क्या होगा, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ऐसी चीजों को हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो ऐसे समझ लो कि 5 स्टार्स में से हर 5 में से एक स्टार्स के आसपास के हैबिटेबल प्लैनेट में अर्थ जैसा प्लैनेट घूमता ही है। तो अगर हम केवल और केवल अपने ही गैलेक्सी की बात करेंगे ना, तो वहां पर लगभग 11 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स मिलेंगे जो कि अर्थ जैसे दिखने में हो सकते हैं। अब आप खुद ही समझो इस चीज को।
कितनी पॉसिबिलिटीज है, अथाह है। कोई इसमें कूद जाए ना तो अपनी जिंदगी भर रिसर्च करता रह जाएगा, कुछ निकल नहीं पाएगा उसका। निकलेगा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। तो ये चीज है। एक्सो प्लैनेट क्या है? एक्सो प्लैनेट आप समझो कि इन सन के बाहर, अब जरूरी नहीं है ना कि अपना सन हो, कोई भी स्टार हो सकता है। किसी भी स्टार के इर्द गिर्द घूमने वाले जो भी प्लैनेट्स हैं, उन सबको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या फिर एक्सो प्लैनेट। तो एक्सो प्लैनेट क्या है? समझ लो अर्थ जैसा दिखने वाला कुछ एक एक्सो प्लैनेट। वैसे कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अर्थ जैसा ही हो, जैसे कि ये है। तो यहां पर आप देखो, ये वाले जितने भी येलो कलर के आपको पैचेस दिख रहे हैं, वो मान लो कोई एक स्टार है सन जैसा अपना, और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले ऐसे बहुत सारे आपको यहां पर प्लैनेट्स दिख सकते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इवन हर जगह आप देखोगे कि छोटे छोटे प्लैनेट्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आप सोचो कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितनी खोज बाकी है अभी, है ना। गोल्डीलॉक्स जोन की हम बात कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा कि भाई देखो, कोई भी अगर एक सन है, कुछ दूर तक बहुत गर्मियां होती हैं और कुछ दूर के बाद बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाता है। एक जस्ट राइट जोन होता है, हैबिटेबल जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। यहां पर बहुत ज्यादा संभावना होती है लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट होने की। क्यों? क्योंकि अब देखो, अच्छा लिक्विड वाटर ही हम लोग क्यों खोजते हैं? देखो अब जैसे प्लूटो है, नेपच्यून है, इन सब पर भी पानी होने की संभावना है, वाटर होने की संभावना है। लेकिन अगर है भी तो वो सब अपने फ्रीजिंग मतलब फ्रीज्ड वाटर होंगे ना। तो उन फ्रीज्ड वाटर का हम क्या यूज करेंगे? हमारे किसी यूज का नहीं है, और वो हैबिटेबल नहीं होते हैं फिर, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है वहां पे। तो इसीलिए क्या है कि लिक्विड वाटर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी साइंटिस्ट्स हैं, मान लो अगर वो एलियंस की खोज में निकल रहे हैं इन द सेंस की एलियन की खोज कर रहे हैं, तो वो सबसे पहला जो क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर कोई प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबिलिटी होनी है तो क्या वो गोल्डीलॉक्स जोन में है कि नहीं। अगर गोल्डीलॉक्स जोन में है तब वो इसके आगे प्रोसीड करते हैं कि हाँ अब यहां पर लाइफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये हैबिटेबल जोन में आता है ना। इसके बाद जैसे कि देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि न्यूज में एकदम हंगामा मचा देने वाली न्यूज ऐसे सामने आती है कि मिला है हमको दूसरा अर्थ, है ना। ब्रेकिंग न्यूज आ गई, फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, दूसरा अर्थ मिल गया भाई। सब लोग एकदम हक्के बक्के हैं कि भाई दूसरा अर्थ मिल गया, अब अपने भाई बहन और भी मिलेंगे। लेकिन पता चलता है कि भाई ये जो दूसरा अर्थ है, ये दिखने में अर्थ जैसा है, गोल्डीलॉक्स जोन में भी है, लेकिन अभी लाइफ है कि नहीं ये थोड़ी ना पता चल पाया है, और पता चल भी नहीं पाएगा फिलहाल अभी। क्यों? क्योंकि जैसे ये टेस, नासा का एक मिशन है टेस मिशन। टेस मतलब ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसमें कुछ स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप लगे होते हैं। इन सैटेलाइट्स के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही शार्प इमेजेस क्लिक कर सकते हैं दूसरे ऐसे बहुत दूर के ऐसे प्लैनेट्स का। अभी कितना दूर होगा आप समझो कि इसको पहुंचने के लिए आप इतना मान सकते हो कि अगर लाइट की स्पीड से आप जाओगे तो कम से कम 30-40 साल तो लग ही जाएंगे, और लाइट की स्पीड को अभी तक हम लोग छू भी नहीं पाए हैं। हम अपने जो भी हमारा यान है, स्पेस मिशन है, वहां पर लाइट की स्पीड की बात ही करना बहुत दूर है। तो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स ये लोग दूर हैं, लेकिन फिर भी हमें पॉसिबिलिटी देखनी थी। हमने देखा कि भाई ये जो नया प्लैनेट है, इसका नाम है TOI 700D, कुछ भी नाम रख दिया ऐसा, ठीक है। लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने कुछ ज्यादा क्या TOI रख दिया ऐसा कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूं। मतलब ऐसा कुछ इसका नाम रख दिया है TOI 700D। ये अर्थ से 20% बड़ा है, और लगभग एक चक्कर अपने 37 दिनों में काट लेता है अपने स्टार का। हमारे यहाँ 365 दिन लगते हैं, ये 37 दिन में ही काम है। बहुत फुर्तीला है ये। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लगभग कितना सनलाइट एक्वायर करता है, कितना कैप्चर करता है, 86% अर्थ का। जैसे अर्थ जो है, मान लो अगर वो सन का जितना भी पोर्शन सैटेलाइट रिसीव कर रहा है हीट के फॉर्म में, उसका लाइट को, एनर्जी को, उससे 86% ही यहाँ पर आपको एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी गोल्डीलॉक्स जोन में है तो हो सकता है। यहां पर कुछ आपके पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स का नाम दिया हुआ है। यहां पर अर्थ जो है उसको बेस माना गया है, 1 साइज दिया गया है, और उसके कंपैरिजन में आपको दूसरे एक्सोप्लैनेट्स दिखाए गए जो कि अर्थ जैसे दिखते हैं। अब हैं कितने, अब वो तो फिर वहां पहुंचेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो अभी तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। फिर देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ब्लैक होल। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रहे थे, ब्लैक होल अभी
हाल फिलहाल में उसका एक रफ इमेज ऐसा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। अभी फिलहाल ब्लैक होल पे जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ब्लैक होल एक्चुअल में क्या है उसको जरा सा समझने के लिए इस वीडियो की तरफ एक बार चलते हैं। देखो ब्लैक होल क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा यहां दिख रहा है, ये कुछ ब्लैक होल नहीं है। सिंपल सा अगर आप एक बात समझो कि ब्लैक होल एक प्रकार का, जो हम लास्ट लेक्चर में स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम पढ़ रहे थे, समझो कि स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम पे ये एक चादर है और उस चादर पर इतना हैवी मास यहां पर आ गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस पे गिरता है इसको ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो इतना तेजी से अट्रैक्ट होते हुए इनफाइनाइटली डेप्थ क्रिएट करेगा। इतना ज्यादा इनफाइनाइट मास है यहाँ का कि समझ लो जो स्पेस टाइम वाले चादर को ये डिस्टॉर्ट करेगा ना, वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, इवन इनके अंदर अगर लाइट को भी हम भेजते हैं तो वो भी वापस नहीं आ पाते हैं, वो भी समझ लो इनफाइनाइट लेंथ के अंदर चले जाते हैं। और सब एक पिन पॉइंट पर इतने ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट सब टिक जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, सिंपली। और ये जो ऊपर येलो सर्कल देख रहे हो आप, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन मतलब क्या कि वो होराइजन जिसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वो इस गड्ढे में गिरेगा। गड्ढा इन द सेंस कि जो यहाँ पर एक्चुअल में गड्ढा नहीं है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा गड्ढा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मासिव बॉडी है, बहुत ही छोटा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका इनफाइनाइट मास है। इतना ज्यादा मास है कि उसने इस स्पेस टाइम वाले चादर को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि वो इनफाइनाइट लेंथ तक चला गया है। और इस येलो डॉटेड ऐसे इवेंट होराइजन के बाद कोई भी चीज अगर इसके पास जाती है तो वो भी इस ब्लैक होल में खींची चली जाती है, वो भी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट लेंथ के अंदर चली जाती है और फिर वो बाहर नहीं आती है। और यह इवेंट होराइजन के बाद जो है हमारी जो नॉर्मल फिजिक्स है वो अप्लाई होना बंद हो जाती है। कोई भी थ्योरी कुछ भी काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये ब्लैक होल हो सकता है। अब देखो ब्लैक होल होने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज और लोगों के मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स निकाले हैं ब्लैक होल के। अब उनमें से जैसे ये एक मासिव रेड जायंट, जब ये कोलैप्स होता है तो ये ब्लैक होल क्या शेप ले सकता है। ब्लैक होल का क्या शेप है देखो ये तो कुछ पता नहीं है। बोला जाता है कि बहुत ऐसा मासिव बॉडी है जिसको अचानक से कोलैप्स होने की वजह से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब उसके इर्द गिर्द के लाइट हमको दिख सकते हैं। ऐसा कुछ ब्लैक होल नहीं होता, ये सब बस कॉन्सेप्चुअल पिक्चर्स हैं। तो कभी भी नेट पे आपको ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखें तो आप बिल्कुल से समझ जाना कि ये ब्लैक होल का कुछ भी ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। ठीक है, हर गैलेक्सीज के बीच में, जैसे कि यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच में आप देखोगे कि यहां पर भी एक गैलेक्सी देखने को मिलती, मतलब एक ब्लैक होल देखने को मिलता है। अब क्या है, ये ब्लैक होल का साइज मिलियंस ऑफ सन के बराबर है। तो ब्लैक होल एक्चुअल में क्या है, कैसे ट्रैवल करता है, कहां पर मिलता है, हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वहां से कुछ भी चीज हमारे तक वापस ही नहीं आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जहां पर ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस में रेज आती हैं। ये सुपर मासिव ब्लैक होल होते हैं, जब एक्सप्लोड होते हैं ना ये, तो समझ में आता है। तो ये आइंस्टीन साहब हैं, थोड़ा गलत काम कर रहे हैं लेकिन ठीक है। इन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर कुछ चीज़ों को समझा और यहाँ पर ये एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, उसको प्रोनाउंस करना भी बड़ा अजीब लग रहा था। इन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस हद तक कंप्रेस कर दें तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी वो मरता है, कोई भी बड़ा स्टार है, दो आपस में कोलाइड होके, या फिर मतलब दो आपस में, या फिर कोई भी एक सिंगल स्टार है जो कि मर्ज अपने साथ, देखो जैसे यहाँ पर ये ब्लैक होल, आपको पता नहीं ध्यान से देखा कि नहीं आपने, आपको कुछ यहाँ पर देखना था, ये वाला फोटो आप देखो, यहाँ पर ये ब्लैक होल चल रहा है, हमें पता नहीं चला। अब जब लाइट यहाँ पर गई तो इसके चारों तरफ एब्जॉर्ब हो गई, तब हमें समझ में आया कि हाँ यहाँ पर कोई एक ब्लैक होल हो सकता है। तो इस तरीके से, तो मतलब इसके आसपास वाले लाइट्स को हम देख सकते हैं लेकिन अंदर क्या होता है ये हमें नहीं पता है। समझो वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक रफ डायग्राम है ब्लैक होल, रफ नहीं है मतलब कि ये एक ब्लैक होल का डायग्राम है जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसको खींचा है, जो कि
ये देखने की बात हो रही थी कि भाई यहाँ पर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अप्लाई होती है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल समझो कि एक स्पेस टाइम में एक ऐसा स्पेस है जहां पर इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वहां से कुछ भी हर चीज एक तो अट्रैक्ट हो जाती, कुछ भी वापस नहीं आती, इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं हो सकती है। यहां इसके कोर में लगभग सन के मास का 3 गुना अगर मास यहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है, और ग्रेविटी आप समझो इतनी ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से आसपास की जो भी चीजें होंगी वो सब इसके अंदर खींची चली आएंगी। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम ब्लैक होल के बारे में। देखो ब्लैक होल का जो सेंटर है वो अपने ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर बेस्ड है। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पिन पॉइंट होगा, केवल पिन पॉइंट देखोगे हमेशा। वो सिंगल पिन पॉइंट कौन से 1 डायमेंशन होता है कि 2 डायमेंशन होता है। जैसे कि ये एक डॉट मैंने बना दिया यहाँ पर, ये डॉट जो है ये वाला, ये 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। अब आप इसको एकदम जूम करके देखोगे तब आप भले ही इसका रेडियस नाप सकोगे तो आप बोलोगे कि सर ये 2 डायमेंशन है, लेकिन जो भी सिंगुलैरिटीज होती है ना वो पिन पॉइंटेड होती है। पिन पॉइंट मतलब इतनी छोटी कि आप उसको पहचान ही नहीं सकते, उसका डायमीटर, उसका रेडियस मेजर ही नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है कि उस एक पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट पर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट पर, वो क्या मिलता है, 1 डायमेंशन का पॉइंट मिलता है जहां पर इनफाइनाइट मास कॉन्सेंट्रेटेड है। इनफाइनाइट मास है, बहुत ही ज्यादा मास है। तो ब्लैक होल से हमेशा हम क्या समझेंगे कि वो हमेशा ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी की ओर इशारा कर रहा है, कि वो एक सिंगल पॉइंट पर इतना ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका है कि उसने स्पेस टाइम वाले चादर को, स्पेस टाइम वाले जगह को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है कि एक ही पॉइंट पर अचानक से अंदर की तरफ इनफाइनाइट लेंथ का गड्ढा क्रिएट हो गया। ये बात समझ में आती है ना। समझ लो ऐसे ही आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ये 1 डायमेंशन का जो पॉइंट है ना, इसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट होगी, इसके पास ग्रेविटी इनफाइनाइट होगा, तो इसीलिए ये स्पेस टाइम को इनफाइनाइट कर्व कर देता है। इनफाइनाइट कर्व मतलब कि एक, मान लो स्पेस टाइम होगा और इस स्पेस टाइम के जहां पर भी ब्लैक होल होगा वहां पे आप देखोगे कि ये जो इसका डेप्थ है, जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, कि अगर इस पे एक चादर हम लोग 4 लोग पकड़ लें इधर 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 इधर, और इसके बीच में अगर एक लोहे की बॉल डाल दें तो ये लोहे की बॉल थोड़े गड्ढा करेगा और ये कुछ चादर ऐसी हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब एक ही पॉइंट पर इतना ज्यादा डेंसिटी ग्रेविटेशन क्रिएट हो जा रहा है तो ये चादर आप समझो कि इस हिसाब से डिस्टॉर्ट हो रही है, या फिर आप समझो कि इस चादर में एक ऐसे छेद हो गया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ हमें दिखानी है ना। चादर में छेद होने का मतलब है कि हमने चलो कैंची से उसको काट दिया, वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, डिस्टॉर्शन के साथ आप देखोगे कि यहां पे थोड़ी थोड़ी बेंडिंग होगी इस चादर में, और स्पेस टाइम में मतलब बेंडिंग होगी और अचानक से गड्ढा आ गया, मतलब छेद है। ये इनफाइनाइट पाथ होगा, इसके अंदर जो भी जाएगा वो वापस नहीं आ सकेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो ना आप लोग, इसको इमेजिन कर लेना थोड़ा सा। तो देखो ब्लैक होल इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इवन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूडिंग लाइट उसमें अपने आप खींची चली जाती है, बाहर कुछ भी आता ही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, जो भी यहां पर जो अभी फोटो देख रहे थे, तुम लोग बोल रहे हैं ब्लैक होल की फोटो मिल गई, ब्लैक होल की फोटो मिल गई, तो ये ब्लैक होल नहीं है, ये एक्चुअल में इवेंट होराइजन की फोटो है। वो इवेंट होराइजन जिसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता तो वो कुछ भी दिख ही ना पाता। तो ये जो ऊपर का सर्कल देख रहे हो आप, समझो कि रफली वो एक इवेंट होराइजन का आप फोटो देख रहे हो। अब यहां पर देखो, आपने मूवी पता नहीं देखी है कि नहीं, इंटरस्टेलर मूवी देखी है आपने, उसमें ब्लैक होल का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। वहां पर एक फोटो बनाया गया है, उस फोटो के बेसिस पर भी आप ब्लैक होल को थोड़ा समझ सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी समझ सकते हो। नासा ने वैसा कुछ इमेज बनाया था ऑलरेडी, जिसके बेसिस पर उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे में इंटरस्टेलर मूवी डिफाइन की गई है। जिसने नहीं देखा है जरूर से देखना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नई चीजें आपको पता चलेंगी, फिजिक्स के ऐसे ऐसे लॉज वहां पे पता चलेंगे। हो सकता है आपको मूवी ना समझ में आए, तो मूवी ना समझ में आए, मूवी देख लेना, उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने उस मूवी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको आराम से हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आसान भाषा में, आप आराम से उसको समझ सकते हो, तो वो भी देख लेना, उससे भी बढ़िया नॉलेज गेन होगा, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा इन सब टॉपिक्स पे।
अब क्या होता है कि बहुत सारा बाउंड्री ऐसा एरिया ब्लैक होल के बाहर का है जिसको हम लोग इवेंट होराइजन बोलते हैं। यहाँ पर एक बड़े अमाउंट में गैस, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट, ये सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब देखो बात क्या होती है, ब्लैक होल्स, मान लो यहां पर मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मानो कि ये हमारे लिए एक ब्लैक होल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूं। ये है हमारा ब्लैक होल। अब क्या होता है कि जितना भी इसका मान लो रेडियस होगा, इससे 3 गुना रेडियस अगर हम देख लें, मतलब 1, 2, 3 गुना, इस 3 गुना रेडियस पर जो भी चीज दिख रही होगी वो यहां तक समझो कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है, क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट यहां तक अगर रहेगा तो समझ लो सिंगुलैरिटी में फॉल नहीं करेगा, बच सकता है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही गया वो निकल लेगा कहां पर, ब्लैक होल के अंदर उसको चला जाएगा वो। तो यहां पर जो हमने पिक्चर देखा ना, वो एक्चुअल में बैंड ऑफ लाइट जो है वो हमारे इवेंट होराइजन की फोटो है। इवेंट होराइजन में जो भी चीज दिख रही है वो हमें विजिबल है। और क्या उसके अंदर का पूरा हिस्सा बड़ा सा जो है वो पूरा ब्लैक होल है? नहीं, देखो उसके अंदर भी ना एक छोटा हिस्सा ब्लैक होल है। यहां पर आप देखोगे कि एक फोटोन रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फोटोन रिंग क्या है? अब चूंकि यहां पर कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जल्दी से खिंच जाते हैं क्योंकि उनका मास होता है। जब भी हम लाइट की बात करते रहते हैं तो लाइट देखो फोटॉन्स होते हैं, उसमें उसमें ऐसा कुछ मास ऐसा सच तो है नहीं। तो इसीलिए मास ना होने के कारण लाइट के पास एक एडवांटेज आता है कि वो इसके और पास चला जा सके। यहां पर जब चला जाएगा ये, तो अब देखोगे कि एक यहां पर एक और रिंग बनता है, इसको हम लोग नाम देते हैं फोटोन रिंग का, ठीक है। तो ये फोटोन रिंग जो है ये सबसे छोटा, आप समझो क्वांटम जो होता है ना, क्वांटम या फिर फोटोन की आप बात करो तो सबसे हल्का क्वांटम है। इसीलिए यहां पर मास के ना होने से इसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी डेवलप होती है कि ये थोड़ा सा और पास चला जाए। और ये जो ब्लैक होल की फोटो खींची गई है, अब आप समझो कितनी दूर होगा, ये है हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। समझ रहे हो 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे क्या होता है? लाइट को लग जाएगा 55 मिलियन, मतलब जो हम आज देख रहे हैं वो 55 मिलियन साल पहले की चीजें दिखा रहा है हमें। समझ रहे हो इस चीज को? कितना कितना मतलब वियर्ड है ये सारी चीजें। यहां पर ना एक गैलेक्सी थी जिसका नाम है मेसियर 187, सॉरी मेसियर 87। मेसियर 87 के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर में ये एक समझ लो 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर अर्थ से ये एक ब्लैक होल की फोटो इन्होंने निकाली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ब्लैक होल के बारे में जितना मैंने समझाया। देखो ये वाला जो इमेज है ना, ये इंटरस्टेलर मूवी के अंदर वाला इमेज है, और ये जो एक्चुअल इमेज है जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने खींचा है, उससे पहले ही इन्होंने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पर इंटरस्टेलर मूवी वगैरह बना दी थी। अगर नहीं बनाई होती तो शायद ये भी कुछ इस तरीके से बात कर पाते। अब देखो होता यूं है ना कि जैसे कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क हमें क्या ऊपर के डायरेक्शन में से उठा हुआ दिख रहा है ना। यूजुअली क्या है कि ये क्या डिस्क ऐसे उठा हुआ है? नहीं, देखो उठा हुआ नहीं है। क्या होता है कि मान लो ये ब्लैक होल है, यहां पर लाइट गई और ये एब्जॉर्ब हो गई, और लाइट गई ये भी अंदर गिर गई, और लाइट गई ये भी अंदर गिर गई। फिर ऐसे करते करते एक एक रेंज ऐसा आता है कि एक लाइट जब जाती है तो वो इसमें अंदर ना गिर के इसके चारों तरफ ऐसे घूम के वापस कहीं निकल जाती होगी। ये जो एक लाइट का एक पाथ देख रहे हो ना, यही फोटोन रिंग दिखा रहा है। देखो यहां पर शो कर रहा है ये वाला फोटोन रिंग। दूसरा पेन लेता हूं मैं। यहां पर एक पतली सी रिंग देख रहे हो ना, ये है फोटोन रिंग का कॉन्सेप्ट। तो फोटोन रिंग पे जब आप खड़े होगे ना, मतलब हाइपोथेटिकली खड़े होगे, आप एग्जैक्टली तो नहीं खड़े हो सकते, आप क्या देखोगे ना, अपने सामने आप देखोगे तो आपके पीछे की चीज दिखती होगी। मतलब आप अपना सिर, पीछे का सिर जो है ना, वो अपने आगे देख सकते हो, अपनी पीठ देख सकते हो अपने सामने। क्यों? क्योंकि यही लाइट घूम के आपके पीछे से आ रही है। तो इसीलिए आपके सामने जो इमेज बनेगी वो आपके ही पीठ की बन रही होगी। मतलब इस तरीके से कुछ एकदम कॉम्प्लेक्स सा कुछ है, ठीक है। तो उतना डिटेल में कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखो कि एक तरफ काफी चौड़ा है और एक तरफ बिल्कुल पतला है। तो जो चौड़ा वाला पोर्शन है, आप समझना कि यहां से लाइट जो है वो घूम के वापस चली जा रही थी, तो यहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। और प्लस साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो बेंडिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली बेंडिंग,
ये बेंडिंग केवल और केवल ये शो कर रहा है, ये एक्चुअल में तो जैसे सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ डिस्क है ना, समझ लो ये भी कुछ वैसा ही डिस्क है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइट जो है वो पहुंच के बेंड हो जा रही है, इसलिए वो ये शेप ले रहा है, समझ गए। तो इसके वजह से यहाँ पर एक तरफ थोड़ा एक चौड़ा फोटो बनती है और एक तरफ पतली इमेज बनती है, जैसे कि यहाँ पर एक पतला और एक मोटा। तो इस तरीके से आप ब्लैक होल को, इतना इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत है, मतलब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया सिग्निफिकेंस क्या है ब्लैक होल का। देखो, अनसीएबल को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ब्लैक होल आज तक तो कोई केवल थ्योरेटिकल ही हम लोग देख पाए थे कि हाँ ब्लैक होल नाम से कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअल में है कुछ ऐसा हमें नहीं पता, पहली बार ऐसा पता चला है। जब भी कुछ भी ऐसा नया चीज पता चलता है तो हमारे लिए एक पिटारा खुल जाता है, एक जुक बॉक्स खुल जाता है, जिसके बेसिस पर हम लोग नए इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि इवेंट होराइजन को परफेक्शन के साथ कैप्चर करना, ये बहुत बड़ी चीज थी। देखो, यहाँ पर जो भी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप लगाया गया था वो इस हिसाब से था, यहाँ पर लगभग ऐसे 8 टेलीस्कोप हर जगह अर्थ के चारों तरफ लगा दिए गए थे। ये इस हिसाब से आपस में पिक्चर्स को सिमुलेट करते हैं कि ये अर्थ के साइज का एक टेलीस्कोप बना दे। मतलब अगर ये अर्थ है तो हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पर कुछ हमने इवेंट होराइजन के टेलीस्कोप लगा दिए तो समझो कि ये वर्चुअली ऐसा कंबाइन होकर प्रतीत होते हैं कि ये अर्थ के बराबर ये कोई टेलीस्कोप है और उसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं। तभी तो भाई ये जो 55-60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर जो है, यूं ही थोड़ी ना देख लेंगे हम। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप लगाते हैं, ठीक है। और क्या सिग्निफिकेंस है, हमें यूनिवर्स की और बढ़िया समझ हो सकती है। जो भी गलतियां अभी तक हम लोग मेजरमेंट्स में कर रहे थे, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में या फिर साइंटिस्ट लोग जो भी ये ब्लैक होल को परसीव कर रहे थे, उसमें जो भी गलतियां थी उनको हम निकालने की मतलब क्षमता रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आप समझ रहे हो ना। इसका एप्लीकेशन हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स में भी देखते हैं, अपने जीपीएस वाले सिस्टम्स में भी देखते हैं। तो उन सब चीजों को और अच्छे तरीके से पढ़ पाना, ये सब के लिए हम लोग ब्लैक होल के बारे में देखते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा था आपसे, बहुत बड़ा एस्ट्रोफिजिक्स में डायरेक्टली ऑब्जर्व करने वाला, ब्लैक होल ऑब्जर्व करने के लिए ये एक टेलीस्कोप बनाया गया था, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, किसका बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। उनके नाम पढ़ना जरूरी नहीं है। इन्होंने वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री का यूज किया था। ये बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री होता क्या है, इसका मतलब यही है कि लगभग रेडियो टेलीस्कोप्स थे, 8 ग्राउंड बेस थे और ये वर्चुअली अर्थ साइज के टेलीस्कोप के बराबर काम कर रहे हैं। तो ऐसा ये बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री है। फिर ब्लैक होल के बारे में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे ये क्वासार की बात मैं कर रहा था बिल्कुल लास्ट में, जब मैं वीडियो देख रहा था ना, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था ना कैसे परसीव करते हैं हम उनको। तो क्वासार जो है ब्लैक, समझ लो सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं ये, जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं और रेडिएशंस का समझ लो एक पूरा जेट निकल कर आता है, ये जो ऊपर और नीचे देख रहे हो इस तरीके से। फिर देखो एक और टॉपिक है हमारे पास आज के लिए, वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, समझ लो ऐसा ही जब ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं, कोई 2 ब्लैक होल या फिर आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो क्या देखा हमने कि ये जो इनका, ये मान लो इंटर स्पेस में, अलग स्पेस टाइम का ये आप चादर समझ लो कि जब ये रोटेट करते हुए आपस में टकराते हैं तो कुछ स्पेस टाइम को इस कदर डिस्टॉर्ट करते हैं कि पूरा का पूरा स्पेस टाइम जो है वो एक्सटेंड होता है और फिर कभी कंप्रेस होता है, ठीक है। इसी चीज को मतलब जो यहां से एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे जनरेट होता है, तो कैसे जनरेट होता है, ब्लैक होल्स की मर्जिंग पर, ठीक है। इन सब चीजों से ग्रेविटेशनल वेव्स मतलब बहुत ही मासिव ऑब्जेक्ट आपस में टक्कर कर जाए तो भी उससे ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होता है। मतलब ओवरऑल मिला के हमें ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन पढ़ना है स्पेस टाइम पर, ठीक है। ये लोग स्पेस टाइम को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं और स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं। इसके बेसिस पर थोड़ा सा हम और एक वीडियो देखेंगे तो हमें और बढ़िया से समझ में आएगा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। एनिमेशन में कार्टून का यूज किया गया है और हम उसके बेसिस पर यूज करते हैं समझना। मान लो कि ये स्पेस बेस्ड वही स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है। यहां पर अगर हम लोग ने एक बॉल ड्रॉप किया तो ये एक अपना डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। यहां पर हर चीज का जितना जितना मास उसके हिसाब से वो स्पेस को डिस्टॉर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहां पर अब देखो कि मान लो ये सन है, ठीक है।
अब यहाँ पर प्लैनेट कैसे घूमता है, आप समझो कि चादर में अगर आपने ऐसे कोई एक भारी गोला रख दिया है, उसके बाद हल्का गोला आप अपनाओगे ना, तो ये कुछ इस हिसाब से घूमेगा। तो इसलिए आप समझो कि ग्रेविटेशनल पुल भी है और प्लस साथ साथ स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन की भी बात करते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से जब ऐसे दो मासिव ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स टाइप के दो आपस में ऐसे घूमते घूमते आपस में जब मर्ज होते हैं, सेम चीज जैसे कि हम और आप दोनों लोग ऐसे हाथ मिला के अगर चारों तरफ ऐसे गोल गोल नाचेंगे ना, तो भी स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन इतना कमजोर होगा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स के पार्ट, न्यूट्रॉन स्टार्स या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल ऐसे जब मर्ज करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब जाके ये पूरे स्पेस को या तो स्ट्रेच कर देते हैं या फिर उस स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको कैसे पता लगा सकते हैं, मान लो इक्वल इक्वल दूरी पे हमने पत्थर रखे, तो हमने देखा कि पहले पत्थरों की दूरी घटी है फिर बढ़ी है, या फिर बढ़ी है फिर घटी है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ग्रेविटेशनल वेव्स आया है। या फिर हम इसकी जगह पर लाइट बीम का भी यूज कर सकते हैं, कितने देर लगे, क्या नॉर्मल टाइम से बढ़कर टाइम लगा है या फिर उससे कम टाइम लगा है। तो इन सब बेसिस पर हम ये लिगो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लिगो यहां पर क्या होता है ना, 4-4 किलोमीटर की ये लंबी टनल बना दी है। यहां पर क्या होता है कि एक मिरर स्प्लिटर होता है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट को बीम करते हैं। ये लाइट को बीम करने के बाद ये मतलब कि सेम टाइम पर, एकदम सेम टाइम पर, एक इधर वाले टनल पर और एक इधर वाले टनल पर, दोनों जगहों पर लाइट के वेव्स इस फॉर्म में भेजती है। सॉरी, इस फॉर्म में, रुको मैं दूसरी इमेज ले लेता हूं। ये तो यहां पर देखो क्या होगा कि ये स्प्लिटर लगा होगा, स्प्लिटर में ये 4 किलोमीटर लंबा टनल इधर, 4 किलोमीटर लंबा टनल इधर, तो जो भी लाइट होगा ना वो लाइट हमेशा ऐसे ऐसे पास करेगा, मतलब दोनों हमेशा इन फेज होगा। और जब इधर से यहां पर भी एक एक मिरर लगा देंगे, यहां पर भी और इस एंड पर भी मिरर, वहां से टकरा के ये वापस आएगा और यहां से भी ये वेव टकरा के वापस आएगा। तो इसकी वजह से होगा क्यों कि अगर कुछ भी ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट नहीं है तो हमारा अर्थ भी कभी एक्सपैंड और स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है लाइक दिस। अगर ग्रेविटेशनल वेव आएगा, नॉर्मल पोजीशन अगर हमारे अर्थ का ऐसा है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स आने से अर्थ कभी ऐसा चिपटा और कभी ऐसा बल्ज नेचर का हो सकता है। यहां पर कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया गया है, बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि आप मतलब परसीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस बेसिस पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जब यहां पर जो टनल हमने देखा ना अभी, टनल के दोनों विंग से जब लाइट लड़कर आती है, तो लड़कर आने के बाद अगर ये सिंगल फेज में नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई एक चीज एक्सपैंड हुई है और कोई ना कोई एक चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जैसे कि हम यहां पर देखें तो 4-4 किलोमीटर का दोनों हमने अगर बना दिया और यहां से ग्रेविटेशनल वेव्स गुजरता है, तो हो सकता है वो किसी एक डायमेंशन में विड्थ को फैला दे और दूसरे डायमेंशन में, मतलब यहां से टकरा के जब वापस जाएगा तो हो सकता है कि कोई भी एक चीज हो जहां पर इसको स्ट्रेच कर दे और कोई भी हो जो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो इस तरीके से हमने समझा ग्रेविटेशनल वेव्स को और किस तरीके से ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके। और ग्रेविटेशनल वेव्स में कितना कितना चेंज आता है पता है आपको, देख लो कितना चेंज आता है। इसको जरा काउंट कर लेना कितने मीटर्स हैं ये, और इस इतने बड़े लेंथ पर कितना फर्क आएगा पता है, 5 mm का। बस वो जो स्केल में हम लोग 1 सेंटीमीटर नापते हैं ना, 1 सेंटीमीटर का आधा, तो समझ लो उससे भी हम लोग को परसीव करना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स आए कि नहीं। अब चूंकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वही मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ भी नया चीज डिटेक्ट करना, इसके लिए हमने पूरा लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। मासिव ऑब्जर्वेटरी है जो कि ऐसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स को परसीव करता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे 3 साइट्स, ऐसे 3 लिगो साइट्स बनाए गए हैं। हैनफोर्ड वॉशिंगटन में 2 हैं और एक यूएस के साउथ ईस्टर्न यूएस के लुइजियाना शहर में लिविंगस्टन में है। लेकिन देखो जो हैनफोर्ड में 2 है ना, उसको हटा के एक इंडिया में लगाया जा रहा है। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि हैनफोर्ड वाला जो लिगो प्रोजेक्ट है उसी को हम लोग इंडिया में लगा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जितना ज्यादा दूर दूर पर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो सकेंगे, समझ लो किसी भी चीज की एक्यूरेसी उतनी ही होगी बढ़िया। तो इसीलिए 1-2 जो हैनफोर्ड में थे उसमें से एक को शिफ्ट कर दिया जा रहा है इंडिया में। तो कुछ इस तरीके से यहां पर लिगो दिखता है। ठीक है,
लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दोस्ती डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पायलट किया हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स रिसर्च कंडक्ट करेंगे। एक तो पुणे की यूनिवर्सिटी है, सॉरी पुणे का एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, वो एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा अपने यहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर वाला, और RR कैट इंदौर में राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये 2-3 हैं प्रोजेक्ट, मतलब ये 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इसके बाद इंडिया को क्या बेनिफिट्स होगा, देखो वही है कि अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब भी हम कुछ ऐसी चीज पता कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई है और हमें एक नया रिल्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव देखने को मिला है। और हाल फिलहाल में तो ऐसा 2 बार हो चुका है, एक बार मिला था, फिर न्यूट्रॉन स्टार के मर्जिंग होने से, अब भी बिल्कुल रिसेंट की न्यूज है, दिसंबर जनवरी की न्यूज है ये, वहां पर फिर से एक बार हम लोग को ऐसे ही रिपल्स देखने को मिले। तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाएगा। 8 किलोमीटर लंबा ये कंस्ट्रक्शन पूरा रहेगा, जिसमें से अल्ट्रा हाई वैक्यूम को क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया में ऑब्जर्वेटरी के नाम पर जाना जाएगा, लीगो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2016 में एक आया, ध्यान देना, आप पैटर्न को ध्यान देना कि क्या पूछते हैं ये लोग। इवेंट, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब न्यूज में जो सुनने में आते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम नजर देते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, तो देखो ये तो सही हो सकता है, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स कहां पढ़ते हैं हम लोग, ये काट दो। सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए पढ़ते हैं, ये भी काट दो। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, ये भी काट दो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम यूनिवर्स के नए चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए हम लोग इवेंट होराइजन को पढ़ रहे थे ब्लैक होल पढ़ने के लिए, सिंगुलैरिटी भी पढ़ रहे थे ब्लैक होल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरीज भी हैं। कोई बता सकता है स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअल में क्या होता है। बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन मत करना, बस 2-3 लाइन चाहिए मुझे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। क्या होता है आप मुझे बताओगे? आंसर ए है, हमने देख लिया। फिर 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो था कि अभी हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने 2 ब्लैक होल्स के मर्जर का मतलब कि जो ब्लैक होल के मर्जर को इन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसमें से मेरे पास ऐसे 5-6 बच्चों के नाम हैं जिन्होंने देखा ब्लैक होल्स पे क्वेश्चन आया भैया, और तेरी यहां पर क्या होगा, सिंगुलैरिटी कहाँ है, ये डी ऑप्शन मार के चले आए, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल्स के कॉम्बिनेशन पर है ना। यहां पर बोला गया मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स, मतलब क्या जनरेट होगा, 2 अगर जायंट ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होंगे, क्रिएट होगा ग्रेविटेशनल वेव्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना था, ग्रेविटेशनल वेव्स विल बी डिटेक्टेड अगर 2 जायंट ब्लैक होल्स ऐसे मर्ज करेंगे। तो समझ में आया क्या कि इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है कि ब्लैक होल्स पर ये क्वेश्चन आया, 2016 में भी क्वेश्चन आया, किस पे, सिंगुलैरिटी पर। अभी देखो बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी को मिला के क्वेश्चन पूछी जाए, क्योंकि सिंगुलैरिटी देखो एक बार यहां पर भी आ गया और दूसरा यहां पर भी आ गया। तो अब जो ऑप्शंस होते हैं इन्हीं से फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो फिर बस यही था, आपको मतलब यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन भी काफी इजी था, और इस बेसिस पर आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करूंगा। इसके बाद भी कुछ और बेसिक्स के टॉपिक्स बचते हैं, कुछ जैसे एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेटेरॉइड्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में घुस के हम इनको बारे में पढ़ेंगे। बस मेटेरियल शावर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा अगला भी। और बहुत लोग को पता नहीं ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कितने आसान भाषा में आपको ये सारी चीजें मैं डिलीवर कर सकूँ, बिल्कुल देसी भाषा में आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये पूरी कोशिश है। अगर फिर भी मैं आप मतलब थोड़ी सी कमी दिख रही है तो आप मुझे डेफिनेटली सजेस्ट करो कि मैं इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, मैं इसको और भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर्स में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।